नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम कल्याणी में। दर्शकों, आप सभी को बुआ जी का भी बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कल्याणी में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है मातृ मृत्यु दर, और इस विषय पर हम अपने विशेषज्ञों से बात करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताना चाहती हूँ। वर्ष 2007 में प्रदेश में लगभग 28,995 महिलाओं की मौत प्रसव के दौरान हुई। आंकड़ों के अनुसार प्रसव के लिए आने वाली 50% महिलाओं की कोई भी पूर्व में जांच नहीं हुई होती है, और उनमें से 70% महिलाएं किसी न किसी बीमारी या कमी से ग्रसित होती हैं, जैसे कि खून की कमी होना, कुपोषण इत्यादि। तो अब आप समझें कि क्यों हमारे प्रदेश में मातृ मृत्यु दर इतनी अधिक है। इसी विषय पर हम अपने विशेषज्ञों से बात करेंगे ताकि हम जान सकें कि मातृ मृत्यु दर इतनी अधिक क्यों है और इसे कैसे कम किया जाए। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको किसी से मिला देती हूँ। किससे? शीला जी से। जरा देखें तो आजकल शीला जी के घर कौन कौन आ रहा है। सब्जी वाला सब्जी ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। इतनी चहल पहल क्यों है शीला जी के घर? लगता है शीला जी मां बनने वाली हैं, और ऐसी हालत में शरीर में आयरन की कमी हो जाती है जो जानलेवा भी हो सकती है। ये कमी इन सब चीजों से पूरी होती है। हरी सब्जियां, फल, मछली, मांस, दूध, दालें और IFA आयरन की 100 गोलियां। स्वस्थ बच्चा मुबारक हो शीला जी। विराम के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, अब हमारे स्टूडियो में हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसंती साहू जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमने विषय आपको बताया कि हम मातृ मृत्यु दर पर आज बातचीत कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि मातृ मृत्यु दर दरअसल है क्या? मातृ मृत्यु असल में इससे हमारा आशा है कि जो गर्भावस्था के दौरान या फिर डिलीवरी के समय या डिलीवरी के बाद और उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर यानी 42 दिनों के अंदर अंदर जिन माताओं की मृत्यु हो जाती है शिशु को जन्म देने के दौरान, इसको हम मातृ मृत्यु कहते हैं। और यह एक अनुपात होता है, यानी 1 लाख बच्चों को जन्म देने के दौरान, जीवित बच्चों को जन्म देने के दौरान कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है, इसे हम मातृ मृत्यु दर कहते हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, मैं भी पूछना चाहूँगी कि गर्भावस्था के समय और प्रसव के बाद मातृ मृत्यु दर की क्या क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मातृ मृत्यु हो जाती है? मातृ मृत्यु के कारण तो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान काफ़ी हैं, जो कि अलग, पर उनमें मुख्य कारण ज़्यादातर जो हैं, जिनमें कम से कम 80% महिलाओं की जो मौत होती है, वो कुछ प्रमुख कारण हैं उनसे होती है। जिनमें सबसे पहला तो ये है कि रक्तस्राव जो होता है, डिलीवरी के समय खून का बहना जो होता है, डिलीवरी के पहले भी हो सकता है, प्रसव के पूर्व भी हो सकता है, प्रसव के दौरान भी हो सकता है और प्रसव के पश्चात भी हो सकता है। तो रक्तस्राव जो होता है वो एक बड़ा कारण है। कम से कम 26% से लेकर 29% तक जो महिलाओं की मृत्यु होती है वो इस कारण की वजह से हो सकती है। क्योंकि ये ऐसी स्थिति है कि इसमें हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इसको रक्तस्राव हो जाएगा। हाँ। तो रोकने के साधन ही एक हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको हम उसको रोक सकते हैं, इसको रक्तस्राव को, और महिला को बचा सकते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि इसको बहुत अधिक रक्तस्राव हो चुका होता है। और दूसरा कारण होता है एनीमिया, खून की कमी, रक्त अल्पता। खून की कमी जो होती है वो तो ज़्यादातर कम से कम 50% जो गर्भवती माताएं हैं उनमें खून की कमी होती है। और जो थोड़े से गरीब तबके के लोग हैं या फिर जो थोड़े से जिनको ज्ञान नहीं है कि गर्भावस्था में अपने पोषण से किस तरह का पोषण आहार चाहिए, किस तरह का खान पान उनको करना चाहिए, तो उसकी वजह से कभी हो जाती है कमी खून की। और कुछ और भी कारण होते हैं, मान लीजिए पहले से जैसे किसी को कृमि वगैरह पेट में होते हैं, उसकी वजह से कीड़े हों, और फिर मलेरिया हो गया हो कभी, मलेरिया की वजह से, और दूसरे कई बीमारियां जो उसके साथ में हैं, तो ऐसी वजह से पहले से उनको अगर खून की कमी है और रक्तस्राव थोड़ा सा भी अधिक हो गया तो ये भी एक वजह बन जाती है। एक वजह ये भी हो सकती है डॉक्टर साहब कि अगर वो जो प्रसव है या जचकी है वो घर में ही करा रहे हो,
हाँ। ये भी एक वजह हो सकती है, और इसलिए वो सुविधाएं ना मिल पाए, क्योंकि अस्पताल में कराने से बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती जी हैं। हाँ, जी हाँ, आप बहुत सही कह रही हैं। घर में प्रसव कराना, या तो घर में प्रसव संभव है, लेकिन उन्हीं हालातों में जब हम सुरक्षित प्रसव की बात करें, सुरक्षित प्रसव के लिए हमें प्रशिक्षित दाई या प्रशिक्षित जो भी हमारा जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो डिलीवरी करा रहे हैं वो प्रशिक्षित होना चाहिए। और हम जब घर में प्रसव कराते हैं तो उस प्रसव के लिए साफ सफाई पर बहुत ध्यान देना होता है। हम जब इनको दाइयों को या जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको हम प्रशिक्षण देते हैं तो हम घर में प्रसव करने के दौरान होने वाली सावधानियों को उनको समझाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि हमारे गांव में प्रसव जो है अप्रशिक्षित दाइयाँ या घर के ही कोई उनके जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, वो करवाते हैं। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मातृ मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। और हम अगर चाहते हैं कि इस पर हम संयम लगा सके कि मातृ मृत्यु ना हो, तो सबसे अच्छी बात है कि संस्थागत ही प्रसव कराएं। जी हाँ, जी हाँ। कि इन सब परेशानियों से बचा जा सके। सबसे सुरक्षित प्रसव की जो जगह है वो इंस्टीट्यूशनल, जिसको हम संस्थागत प्रसव कहते हैं। और अब तो हमारी सरकार ने इतनी सुविधाएं संस्थागत प्रसव के लिए बढ़ा दी हैं। गांव-गांव में पीएचसी में देखिए, और जो सीएचसी वगैरह हैं, सब जगह हमारे यहाँ प्रशिक्षित दाइयों को प्रशिक्षण दिए गए हैं। और 24 घंटे हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पे प्रसव की सुविधा उपलब्ध है, नवजात शिशु की देखभाल की सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी हालत में मान लीजिए कोई ऐसा जोखिम आ जाता है प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान कोई जोखिम आ जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा है कि हमें किसी बड़े अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे सरकार ने अब जो सुविधा वो दी है, उपलब्ध कराई है, उसमें एक रेफरल की भी सुविधा दी है। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वाहन की भी सुविधा उसमें दी गई है। और गांव में एक और सुविधा है जो हमारे आजकल जो आशा वर्कर हमारी जो कार्य कर रही हैं, तो आशा वर्कर भी हमारे जो उनको जो महिलाएं हैं गर्भावस्था में या प्रसव के दौरान हैं, तो उनको इतनी जानकारी है कि वो पहचान सकती हैं कि कब हमें महिला को बाहर ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। वो उसको साथ में उसके जाती हैं, वहाँ रुकती हैं, उनको पहले से उनको जानकारी देती हैं कि अब अस्पतालों में क्या सुविधाएं हैं, तुम्हें अस्पताल में जाने से क्या फ़ायदा होगा, और घर में प्रसव कराने से क्या क्या दिक्कतें हैं। तो इस तरह से हमारे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा तो है ही, और सुरक्षित प्रसव होगा, बच्चा हमें स्वस्थ मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारी जो योजनाएं हैं उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारे प्रदेश में ना तो मातृ मृत्यु हो और ना ही शिशु मृत्यु हो, सब कुछ सुरक्षित हो जाए। इसके साथ एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी, वो ये है कि जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, तो उस और अन्य ऐसे परिवार हैं, उनके मातृ मृत्यु के क्या कारण हो सकते हैं? गरीब महिलाओं में, जैसे कि हम अभी भी अब बात कर रहे थे बुआ जी, गरीब महिलाएं, एक तो उनमें अज्ञानता की बात सामने आती है, अशिक्षा जो है, जिसके कारण उनको ये नहीं पता होता है कि उनको गर्भावस्था के दौरान में क्या खाना चाहिए, किस तरह का आराम करना चाहिए, अस्पताल जाना कितना जरूरी है, जांचें कितनी जरूरी है। दूसरे, एक तो मजदूर होते हैं लोग, मजदूरी करते हैं, तो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं। महिलाओं को उससे ज़्यादा काम करना होता है, जबकि महिलाओं को उस समय गर्भावस्था के दौरान आराम की ज़रूरत है, अच्छे भोजन की ज़रूरत है। अच्छे भोजन से तात्पर्य यह नहीं कि उनको महंगा और वो खाना खाना है, बल्कि जो उनको भोजन मिल रहा है तो उनको पर्याप्त भोजन की ज़रूरत है, पेट भर के खाना मिलना चाहिए। वही जो रोज़ की हरी सब्जियां, दाल, चावल, रोटी तो वो खाते ही हैं, समय पर खाना है। दिन के अगर 2 बार खाते तो उनको विभाजित करके 4 बार खाना है, ताकि बार बार खा सकें। कम से कम 2 घंटे उनको दिन में आराम मिलना चाहिए। और खाने पीने में भी उनको हरी सब्जियां, गांव में तो विशेषकर हरी सब्जियां सब मिलती हैं, हर तरह की जो भी सब हरी सब्जियां खाना है उनको, दाल चावल खाना है। अच्छा, दूध की उपलब्धता गांव में होती है, दूसरी चीजें ना मिले लेकिन दूध तो उनको मिल सकता है, और दूध से उनको कैल्शियम की और बाकी सभी सब कमियां पूरी हो सकती हैं, पर्याप्त उनको न्यूट्रिशन जो पोषण है वो मिल सकता है। और दूसरे गांव की जो दूसरी साधारण चीजें हैं, जैसे चने हैं, मूंगफलियां हैं, गुड़ है, ये चीजें ऐसी हैं जो इनको रक्तता की कमी नहीं होने देंगी और आसानी से उनको। और ज्यादातर मुझे लगता है ऐसी महिलाएं, उनको खून की कमी और अच्छा पोषण आहार न मिलने की वजह से ये मातृ मृत्यु हो सकती है। और दूसरे मजदूर और जो गरीब तबके के लोग हैं, दूसरे ये भी नहीं सोच पाते हैं कि निर्धन है, उनके पास बच्चों को पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, उसके बाद भी बच्चे अगर उनके हो रहे हैं तो उनको एक जागरूकता हमें उनमें ये भी करना चाहिए कि 2 बच्चे कम बच्चे करें, बच्चों के बीच में अंतर ज़्यादा रखें, ताकि अपने एक बार शरीर को वो सही उनको आराम मिल जाए, फिर उसके बाद उनका दूसरा बच्चा हो। तो
ये भी एक उनको मातृ मृत्यु से बचाने का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं गर्भवती महिलाओं को अपनी देखभाल करनी चाहिए, तो महिलाएं जो गर्भवती होती हैं तो कहते हैं उन्हें काम उतना ही करना चाहिए या भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। तो दो चीज़ें देखी गई हैं, या तो महिलाएं जो जिनको इस विषय की जानकारी है इस संबंध में, तो वो क्या करती हैं, कुछ काम ही नहीं करती हैं, या फिर ये होता है कि वो सब काम करती हैं, भारी सामान भी उठाती हैं, जिससे फिर आगे जाके परेशानियाँ हो सकती हैं। तो किस तरह से करना चाहिए हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, गर्भावस्था एक सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई बीमारी नहीं है। सामान्य प्रतिक्रिया है जिसमें हम एक नई मतलब उसको नए जनरेशन हमारे शिशु को जन्म देते हैं, तो हमारे शरीर उस प्रक्रिया के लिए अपने आप से ही तैयार रहता है। उसमें कुछ हमें अलग से ऐसा नहीं सोचना होता है कि अगर हम बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो हमें काम नहीं करना चाहिए, पूरा आराम करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपने रोज के साधारण जो काम है, रोज का रूटीन काम है, वो करना चाहिए। बल्कि स्वस्थ रहने के लिए तो काम करना ज़रूरी है, हल्के फुल्के सारे घर के काम जो हम करते हैं वो करना चाहिए। लेकिन बस यही है, उसके साथ में हमें बराबर पौष्टिक आहार लेना है और दिन में आराम करना है। लगातार भारी काम नहीं, काम से मतलब है कि बहुत अधिक मेहनत मजदूरी, और जो बड़े भारी सामान उठाते हैं, मेहनत करते हैं तो पत्थर ईंटें उठाते हैं, वो भारी काम है। लेकिन रोज के जो हमारे घरेलू सामान्य काम है उनमें कोई रोक नहीं है, हम साधारण काम करना चाहिए। पर्याप्त नींद लेना चाहिए, रात में भी पूरा आराम होना चाहिए, कम से कम 8 घंटे की नींद रात में होनी चाहिए और दिन में 2 घंटे का आराम होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए और प्रसव को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की तरफ से भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का हमारे दर्शकों को आप बताइए। सुरक्षित मातृत्व के लिए हमारे सरकारी अस्पतालों में सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, जिनमें जननी सुरक्षा योजना एक मुख्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत एक तो हम अस्पतालों में महिला को पूरी सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है। किसी भी स्थिति में मान लीजिए अगर कोई जटिलता पैदा होती है मरीज को गर्भ के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, या फिर डिलीवरी के समय या डिलीवरी के पश्चात कुछ भी परेशानी होती है तो वो देखभाल तो होती ही है। साथ में यदि जैसे कोई महिला, गरीब महिलाएं जो हैं, अब तो हम सभी को मतलब मिलने लग गया है, लेकिन गरीब जो महिलाएं हैं उनको एक आर्थिक सहायता भी मिल रही है। तो जो ले जाने वाले जो कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, उसको अस्पताल में, संस्था में ले जाने के लिए मरीज को, उसको भी एक मानदेय मिलता है। साथ में हमारे जो महिला जो प्रसव जिसको हुआ है उसको भी सरकारी अनुदान दिया जाता है। तो 2 फायदे हैं, अस्पताल में पहुंचने की सुरक्षा प्रसव भी है, सुरक्षित बच्चे का जन्म है, और साथ में आपको आने जाने के साधन के या जो भी आप कह लें एक मदद वो भी आपको मिल रही है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये सारी योजनाएं उन्हीं लोगों के लिए है, और इसीलिए हम बात भी उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रसव अपना संस्थागत कराएं और खुद भी सुरक्षित रहे, माँ भी सुरक्षित रहे और बच्चा भी सुरक्षित हो। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, विषय पर हमारा इतना मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आशा है कि आपने भी सारी जानकारी सुनी होगी और सभी गर्भवती महिलाएं एवं उनके परिवार वाले उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे, जिससे कि माँ भी स्वस्थ हो और उनकी आने वाली संतान भी। और दर्शकों, अब हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधा हांडा, जिनसे कि हम संतुलित आहार के विषय पर बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले यह बताइए कि एक गर्भवती महिला का संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? गर्भवती महिला, क्योंकि गर्भवती महिला के पोषण पर ही पूरा जो जीवन चक्र है वो निर्भर करता है। वो जिस तरीके के बच्चे को जन्म देगी वही बच्चा आगे बड़ा होगा और पूरा जो जीवन चक्र है उसके आसपास घूमेगा। यदि गर्भवती महिला पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रख करके भोजन करती है तो उसका बच्चा स्वस्थ रहेगा, विभिन्न बीमारियों से बचा रहेगा और भविष्य में वह एक स्वस्थ नागरिक बनेगा। तो इसके लिए जब गर्भावस्था के शुरू का गर्भवती होती है महिला, उसके पहले का पोषण भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि उस समय जो पोषण वह लेती है उसका संग्रह उसके शरीर में हो जाता है और वो जो गर्भावस्था का जो भार उस पर पड़ता है उसे आसानी से सहन कर लेती है। परंतु यदि उसके पहले का जो पोषण ठीक नहीं होगा तो ऐसी गर्भवती महिला स्वयं रक्ताल्पता से पीड़ित रहेगी, गर्भपात के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा मृत शिशु को जन्म दे सकती है वह, और उसके साथ ही जो बच्चा जन्म लेगा वह भी कम वजन का होगा। जन्म से मतलब 7 महीने से के में जन्म ले लेगा, उसका वजन भी कम होगा, उसकी शारीरिक वृद्धि भी ठीक नहीं होगी। इसके साथ ही साथ उसका
मस्तिष्क का विकास भी ठीक नहीं होगा, वो मंद बुद्धि बालक भी पैदा हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों के पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ सुधा जी, अक्सर जब हम गांव में जाते हैं और गांव की महिलाओं से ये बात करते हैं और हम भी उन्हें यही समझाते हैं कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे अच्छा खाना चाहिए, तो जब अच्छे खाने की बात होती है तो उनके मन में एक भ्रांति होती है। वो ये कहने लगते हैं, अरे बुआ जी आप कैसी बात कर रहे हो, अब हम गांव वाले गरीब लोग अच्छा खाना कहाँ से खाएं। अच्छे खाने का मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे खाने से मतलब कि बस मेवे ही खाएं और फल ही फल खाएं। अब गरीब है वो नहीं खा सकते, तो उन्हें क्या खाना चाहिए जो गांव में आसानी से उन्हें मिल भी जाए और उतना खर्चा भी ना लगे। शायद वो खर्च ना उठा पा रहे हो इसलिए वो ऐसे पूछते हैं। तो आप ये ज़रूर बताइए कि गाँव में वो क्या क्या मिल सकता है और क्या वो खा सकते हैं। हाँ बुआ जी, ये बहुत अच्छी बात कही। ज़्यादातर लोगों में भ्रांति होती है कि जो महंगा भोजन होता है वही अच्छा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कम से कम कीमत लगा कर के संतुलित आहार प्राप्त कर सकते हैं। गांव में दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, दही भी मिलता है, फल भी, मौसमी फल भी उगाते हैं, टमाटर भी होता है, ककड़ी भी मिलती है, गुड़ भी मिलता है, चना भी मिलता है, मूंगफली भी मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि हम बादाम खाएं, हम बादाम की जगह पर चना और मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। हम जो धान्य है उनको अंकुरित करके उनको खाने को बोल सकते हैं। उससे उन्हें बहुत सारे पोषक तत्व तो प्राप्त हो ही जाते हैं। इसके अलावा वो इससे बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे मधुमेह की बीमारी है, आपका हृदय रोग है। ये सब बीमारियां अगर हम कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ खाएं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अंकुरित चीजें खाएं, कुछ कद्दू के बीज भी जो कि हम लोग फेंक देते हैं, मूली के पत्ते रहते हैं वो हम फेंक देते हैं। गाँव में पपीता बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, पपीते का सेवन कर सकते हैं, टमाटर का सेवन कर सकते हैं, मूली का साग जो है उसका सेवन कर सकते हैं, मूली का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो पीली और हरी सब्जियां रहती हैं ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं और बहुत कम कीमत में मिल जाती हैं। तो उससे हम जो भी शरीर के सुरक्षा के लिए भोज्य पदार्थ होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, और जो हमें शरीर के निर्माण के लिए तत्व चाहिए होते हैं वो दूध से दही से पूरा कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, जैसे कि अभी आप बता रही थी कि सुरक्षित मातृत्व के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं अपने खान पान का शुरू से ही ध्यान रखें, लेकिन जो आजकल की किशोरियां हैं वो अपने खान पान का उतना ध्यान नहीं रखती हैं। तो आगे जाके जब वो माँ बनेंगी भविष्य में तो उन्हें क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं? ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा, क्योंकि आजकल किशोरियां स्वाद पर ज़्यादा ध्यान देती हैं और उसके पोषक मूल्य पर कम ध्यान देती हैं। उन्हें चटपटी खट्टी मीठी चीज़ें इस तरीके की पसंद होती हैं। तो ये भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें कि ऊर्जा की मात्रा तो होती ही है, परंतु जैसे कई चीज़ों में शक्कर ज़्यादा मात्रा में होती है, वसा की ज़्यादा मात्रा होती है, तो इससे उन्हें ऊर्जा तो प्राप्त हो जाती है, पर जो दूसरे आवश्यक पोषक तत्व हैं वो छूट जाते हैं, क्योंकि उनका इनसे पेट भर जाता है। तो घर का जो सादा बना हुआ पौष्टिक भोजन है उसका वो सेवन नहीं कर पाती हैं, तो इससे वे जो मातृत्व का भार सहन नहीं कर पाती। कई बार मातृत्व के दौरान, जचकी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, मरा हुआ बच्चा पैदा हो जाता है, कम वजन का बच्चा पैदा होता है, मंद बुद्धि बालक पैदा होता है। तो इसलिए जो किशोरावस्था है उस समय पोषण का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, और इसमें परिवार वालों को बहुत शामिल होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि महिला के भोजन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो भी घर में यदि चीज कम होगी तो पुरुष को दे दी जाएगी, परंतु महिलाओं को नहीं दी जाती है, जबकि महिला ही जननी होती है और उसी के ऊपर पूरे परिवार का स्वास्थ्य निर्भर करता है। महिला स्वस्थ होगी तो अच्छे से भोजन बनाएगी और पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेगी। यदि महिला खुद ही बीमार है तो ना तो वो स्वयं का ध्यान रख पाएगी और ना ही वो पूरे परिवार का ध्यान रख सकती है। इसलिए बालिकाओं के और महिलाओं के भोजन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अरे सुधा जी, हम तो बहुत परेशान हैं। हमारे बगल में एक लड़की है, अब वो कॉलेज में आ गई, अब वो खाना ही नहीं खाती। वो उससे कुछ कहो, हम उसको डांटते तो कहती अरे आप कुछ नहीं समझती बुआ जी, हमको फिगर मेंटेन करना। अब ये 16-17 साल की बच्ची है। अब आप बताइए कि माँ तो रोज अच्छा अच्छा खाना बनाती है कि बेटिया खा के जाए, वो दिन भर भूखी रहती है, 6 बजे लौटती है। तो अब ऐसे बच्चों के लिए क्या कहें? ये लड़कियों को अच्छे से समझाना चाहिए कि अगर वो भोजन नहीं खाएंगी, आजकल देखा गया है कि ज्यादातर लड़कियों को दुबले पतले रहने का एक बीमारी या फितुर कहते हैं जिससे सवार हो गया कि वो मोटे होना नहीं चाहती हैं, तो जिससे कि वो बहुत बार भोजन नहीं करती हैं। भोजन नहीं करने से उनके शरीर में बहुत ज्यादा कमियां आ जाती है, खून की कमी विशेष रूप से आ जाती है, और ऐसी ना तो उनका पढ़ाई में ज्यादा दिल लगेगा, ना बहुत अच्छे नंबरों से वो उत्तीर्ण हो सकेंगी, और अगर भावी जीवन में ये मातृत्व का बोझ सहन करना पड़ेगा तो वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जो आजकल की लड़कियों को दुबले पतले रहने का एक शौक चढ़ा है उससे वे दूर रहें, भोजन में
कमी ना करें। एक्सरसाइज करना जरूरी है, व्यायाम उचित रूप से करें, परंतु भोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं करना चाहिए उन्हें। तो डॉक्टर साहिबा, ये जो किशोरियां हैं, इन्हें अपने भोजन में क्या क्या शामिल करना चाहिए, किस तरह से भोजन लें कि आगे जाके ये सुखी मातृत्व का जीवन जी एक तो सकें? इन्हें दूध और दूध से बने पदार्थ, दही का अच्छी मात्रा में सेवन करना चाहिए। नट्स का यदि सेवन या गिरी वाले फल का सेवन नहीं कर सकती हैं तो मूंगफली, चने आदि का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया है कि अंकुरित अनाजों का सेवन करने से बहुत फायदा होता है। और कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, हृदय रोग से, मधुमेह के रोग से, कैंसर जैसी बीमारी से बचाते हैं। तो सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा उगता है और यदि कहीं से संसाधित सोयाबीन मिल जाता है तो 10 किलो गेहूं में यदि हम 1 किलो सोयाबीन मिलाकर पीसे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो मौसम पर फल उपलब्ध हैं, जो सब्जियां उपलब्ध हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियां और पीली सब्जियां, पीले फल, ये सस्ते भी मिल जाते हैं और गांव में बहुत ज़्यादा मात्रा में सुधा उपलब्ध जी, भी जैसे होते हैं। अक्सर महिलाओं में देखा गया है कि लौह तत्व की कमी पाई जाती है, मतलब आयरन की कमी की बात करते हैं, तो ऐसी पोषक तत्व बताइए जिसमें आयरन की मात्रा हो और उनको खून की कमी ना होने पावे, तो वो आसानी से ले सकती हैं। तो वो खाने पीने की चीजों के बारे में। हाँ, तो आयरन की कमी के लिए गांव में गुड़ बहुत ज़्यादा होता है, गुड़ का सेवन अच्छी मात्रा में करें, भले ही वो उसमें मूंगफली और गुड़ की चिक्की के रूप में लें या लड्डू में गुड़ का सेवन करें। इसके अलावा पत्ते वाली भाजियां भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उगती हैं, पत्ते वाली भाजियों का सेवन करें। परंतु पत्ते वाली भाजियों का जब वो सेवन करती हैं तो उसके साथ में उन्हें कुछ नींबू है या टमाटर है, इनका भी सेवन करना चाहिए, जिससे कि उसमें जो लोह तत्व पाया जाता है उसका अभिशोषण उनके शरीर में अच्छे से हो सके। जी डॉक्टर साहिबा, आप हमारे स्टूडियो में आई, संतुलित आहार से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब एक सूचना हमारे कल्याणी क्लब के सदस्यों के लिए। यदि गर्भवती महिला की देखभाल से संबंधित या उन्हें प्रसव संबंधित कोई जानकारी देने से संबंधित कोई सर्वश्रेष्ठ काम आपने किया है तो उसकी जानकारी हमारे कल्याणी के पते पर लिख भेजिए। साथ ही साथ मातृ मृत्यु दर पर कोई स्लोगन भी हमें जल्दी से जल्दी लिख भेजिए। और दर्शकों, अब मैं आपको बताऊं कि हम मातृ मृत्यु दर को कैसे कम कर सकते हैं। सभी गर्भवती महिलाओं को एवं उनके परिवार वालों को उनके स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना चाहिए। उन्हें खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, दूध, दही, अंकुरित अनाज और दालें शामिल करने चाहिए। डॉक्टर की सलाह से सारे टीके नियमित समय पर लगवाने चाहिए और साथ ही साथ सारी डॉक्टरी जांचें भी नियमित समय पर करवानी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि प्रसव हमेशा संस्थागत ही करवाएं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगी तो सुरक्षित मातृत्व का आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो दर्शकों, आज्ञा दीजिए हमें। नमस्कार।